हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट। और इस लेक्चर में हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको फर्मेट प्रिंसिपल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू फर्मेट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन विच इट टेक्स लीस्ट टाइम, यानी कि सबसे कम टाइम जिस पाथ पे लगेगा उस पाथ से ट्रेवल करेगी लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। और फर्मेट ने जिस समय ये लॉ दिया था तब तक की लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चल चुकी थी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी इसका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। सेकेंडली, रिफ्लेक्शन को शो करती है और रिफ्रैक्शन को शो करती है। और फर्मेट ने अपने प्रिंसिपल से इन तीनों को ही प्रूव करके दिखाया। लेकिन फर्मेट का प्रिंसिपल इन तीनों के बेस पे एक्सेप्ट उस टाइम नहीं किया गया था, बाद में एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि बाद में कई जगह इस चीज़ को देखा गया तो वो अप्लाई हुआ। तो इसके बाद ग्रिमाल्डी ने डिफ्रैक्शन को देखा। फर्मेट आफ्टर फर्मेट ग्रिमाल्डी ने डिफ्रैक्शन को देखा और उन्होंने ये प्रपोज किया कि लाइट का नेचर शायद इस तरह का है, लाइट शायद फ्लूइड की फॉर्म में है, क्योंकि लाइट का नेचर एक्चुअली में नहीं पता है कि लाइट किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। ओके, लाइट की प्रॉपर्टीज़ तो पता चलती जा रही थी, लेकिन लाइट किस चीज़ से मिलकर बनी है ये इस चीज़ पे डिस्कवरी लगातार चलती रही। और लगभग 2300-2400 साल तक, यानी 2400 ईयर तक लाइट की डिस्कवरी चली रही है। एट प्रेजेंट हम जानते हैं कि लाइट का डुअल कैरेक्टर है, और वो क्यों है वो भी मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लाइट किस तरह से पार्टिकल और वेव का बिहेवियर शो करती है और क्यों करती है। ठीक है ना। ये देखिए कि ग्रिमाल्डी ने जब डिफ्रैक्शन को देखा तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि शायद लाइट जो है उसमें फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लेकिन न्यूटन उस टाइम साइंटिस्ट थे, वो भी क्योंकि उन्होंने मैकेनिक्स के लॉज ऑफ मोशंस, ग्रेविटेशन लॉ ये सब दिए थे, लेकिन लाइट की जब डिस्कवरी हुई थी वो भी अट्रैक्ट हुए इस प्रोजेक्ट की तरफ। उन्होंने भी अपनी थ्योरी रखी और उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। उसको न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं, और उसमें जो पार्टिकल हैं उनको कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसके बेस पर उन्होंने प्रूव भी किया, बताया भी कि वो पार्टिकल जो हैं उनकी स्पीड में भी, स्पीड ऑफ लाइट तब तक नहीं पता थी कितनी ज़्यादा है, वो बाद में डेनिस एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टिनसन रोमन ने फाइंड आउट की थी कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन चलो हम न्यूटन की थ्योरी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना। उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, लाइट का जो कलर है वो डिफरेंट साइज के पार्टिकल की वजह से दिखाई देता है। लाइट रिफ्लेक्शन को शो करती है, क्योंकि अगर पार्टिकल हिट करते हैं किसी सरफेस पे तो बाउंस होके आते हैं। तो उन्होंने रिफ्लेक्शन को भी बताया और रिफ्रैक्शन को भी बताया, लेकिन उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी मीडियम में, ठीक है, किसी डेंस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम के। ठीक है, बाद में आप अब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, लाइट की स्पीड किसी डेंस मीडियम में कम हो जाती है एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम के। ठीक है ना। और आपको पता है वैक्यूम में लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यूटन की ये जो थ्योरी है कॉर्पस्कुलर थ्योरी की, पार्टिकल नेचर है लाइट का, और साथ में हाइगन भी उसी टाइम पर साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपनी थ्योरी प्रपोज की थी कि लाइट का वेव कैरेक्टर है। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है, और वेव की आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब लाइट अगर वेव है तो वो कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल करेगी। जैसे सन से आ रही है, सन से और अर्थ के बीच में वैक्यूम भी है, तो वो किस तरीके से, अगर वेव है तो वो कैसे आएगी। और उस टाइम न्यूटन के फॉलोअर इतने ज़्यादा थे, जिस टाइम ये दोनों साइंटिस्ट एक साथ ही वर्क कर रहे थे और दोनों ने अपनी थ्योरी प्रपोज की, लेकिन न्यूटन के फॉलोअर्स और उसका सत्ता समझ लीजिए वो इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद भी अपनी थ्योरी पे बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके फॉलोअर उनकी बात पर विश्वास करते थे, और इसी चीज़ को रखा कि लाइट की पार्टिकल बिहेवियर है। तो हाइगन ने अपनी थ्योरी समझाई
सेकेंडरी वेवलेट की, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो उस थ्योरी से उन्होंने लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट रिफ्रैक्शन शो करती है, यानी सेकेंडरी वेवलेट अपनी वेव थ्योरी से उन्होंने प्रूव कर दिया। साथ में डबल रिफ्रैक्शन, फ्रेंड्स बार्थोलिन तब ये डिस्कवर कर चुके थे कि डबल रिफ्रैक्शन भी होता है। डबल रिफ्रैक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी हम इन फ्यूचर देखेंगे कि क्या होता है। तो जब डबल रिफ्रैक्शन को देख लिया, हाइगन्स ने अपनी थ्योरी दी कि जो लाइट है उसका वेव कैरेक्टर है, और उन्होंने सेकेंडरी वेवलेंथ का जो प्रपोजल रखा, जो कि हम पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, इन सब को प्रूव कर दिया। देखिए ये जो थ्योरीज हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ये दोनों ही साथ में चलती रही, ठीक है। ये वाली वो पार्टिकल थ्योरी नहीं है जो आप पढ़ते हो अब, वो फोटोन की थ्योरी 1900 के एंड में, ये 20th सेंचुरी में आई थी। ये जो बता रही हूँ मैं आपको, ये 17th सेंचुरी में जब फर्मेट प्रिंसिपल आया था तभी की बात हो रही है। तभी न्यूटन्स एंड हाइगन्स, ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन्होंने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दी थी, ठीक है। बाद में ये प्रूव हो गया कि न्यूटन का जो पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट है, उसके बेस पे आप रिफ्रैक्शन को शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइगन की थ्योरी एक्चुअली में क्या थी। हाइगन्स के अकॉर्डिंग, पहले तो आपको वेव का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि वेव कैसे ट्रेवल करती है। पहली बात तो वेव मीडियम में ट्रेवल करती है, और मीडियम में जब आपने कुछ भी डिस्टर्बेंस किया तो वो डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, ठीक है। केवल क्या चीज जाती है, एनर्जी एंड मोमेंटम शिफ्ट होगा वहां से वहां तक, दूसरे पॉइंट तक केवल, और जो पार्टिकल हैं मीडियम के वो अपनी जगह पे रहते हैं। जैसे मान लिया ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ से आपने कोई डिस्टरबेंस दिया तो ये डिस्टरबेंस, ये पास है पार्टिकल, ये इसमें शिफ्ट कर देगा, ये इसमें शिफ्ट कर देगा, ये इसमें शिफ्ट कर देगा, तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इनके बीच में थोड़ा सा टाइम लग रहता है कि इसके वाइब्रेट करने के बाद दूसरा वाइब्रेट करेगा, फिर तीसरा वाइब्रेट करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपने कोई डिस्टरबेंस दिया, कोई एनर्जी दी, तो वो यहाँ पे जाके डिलीवर हो जाएगी और मीडियम के पार्टिकल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरह से आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है। इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और इसको ट्रफ। तो ये इसके थ्रू ट्रेवल करती है। तो हाइगन ने यही प्रपोजल रखा कि जो लाइट है वो इसी तरीके से ट्रेवल करती है ईथर मीडियम के अंदर, ठीक है ना। और इनकी जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसीलिए लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट होती है। वैसे तो अगर लाइट का आपने पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट होती है। तो ये जो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होती तो वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होता। तो लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में आपको फील होती है प्रोपेगेट होते हुए। अब ये ट्रेवल कैसे करती है, सोर्स से। देखिए अगर आपके पास ये सोर्स है, जैसे आप बल्ब मान लीजिए, तो स्फेरिकल टाइप का सोर्स होगा, तो वहाँ से लाइट ऐसे ट्रेवल करती है जैसे आपने एक काम वाटर, एकदम शांत पौंड है वाटर का, तो वहाँ पे जब आप पत्थर डालते हैं, उसमें एक पत्थर डिप कर दीजिए, तो ये आपका मान लीजिए पौंड है और यहाँ पे पानी है पूरा और एकदम शांत है, तो आपने एक पत्थर फेंका, तो यहाँ पे फेंका, तो क्या होगा, आपको दिखाई देता है इस तरीके से वाटर वेव्स जनरेट होती हैं। तो कैसे, ये रिपल्स दिखाई देते हैं इस पे, ठीक है, ये रिपल्स दिखाई देते हैं। वो आपको ऐसा लगता है कि वो सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा आपने देखा है। तो जब, लेकिन एक्चुअली में थोड़े ना सेंटर से बाहर की तरफ पार्टिकल जाते हैं, वो अपनी जगह पे अप एंड डाउन वाइब्रेट करने लगते हैं। तो आपको यहाँ पे सरफेस पे वेव्स मिलती हैं। ये वेव 2 डायमेंशनल हैं, सरफेस पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो ये लाइट वेव्स हैं ये आपकी 3 डायमेंशनल हैं, यानी स्फेरिकल टाइप हैं। तो यहाँ से सोर्स जैसे ही आपने जलाया, तो यहाँ से जब लाइट ट्रेवल करना शुरू की, तो इस तरीके से ट्रेवल करना शुरू की। अब ये इस तरह से का मतलब ये हुआ कि आपके सर्कल्स बन गए, सर्कल नहीं स्फेयर बन रहे हैं, ठीक है। उन स्फेयर में कहीं पे डिप है, ट्रफ है, और कहीं पे क्रेस्ट है, ट्रफ
क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट। ये मैंने फिगर भी यहाँ पे अटैच कर दिया है, तो इसमें आप समझ सकते हैं। तो ये जो क्रेस्ट, ट्रफ बन रहे हैं, तो ये आगे प्रोपेगेट होते चले जा रहे हैं और इनके लिए जो मीडियम की जरूरत पड़ रही है वो ईथर मीडियम है, ठीक है। अब सेकेंडरी वेवलेट और वेव फ्रंट का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आपने कहा ये क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, ठीक है, और ऐसे। तो जो सारे के सारे आपने क्रेस्ट को ज्वाइन कर दिया और ये मैंने इस तरह से बनाया, ज्वाइन कर दिया, तो एक आपको स्फीयर मिलेगा। इस स्फीयर में सारे के सारे जो पार्टिकल होंगे मीडियम के वो एक ही फेज में चल रहे होंगे, या तो क्रेस्ट के टॉप पे होंगे या ट्रफ पे बता रहे हैं, ठीक है, या किसी भी पॉइंट पे होंगे। तो अगर आपने वहां पे उन सबको ज्वाइन कर दिया तो आपको एक स्फीयर मिलेगा। तो इस स्फीयर पे सारे ईथर के पार्टिकल जो होंगे वो सेम फेज में होंगे, ओके, सेम फेज में होंगे। तो उस तरह के सरफेस को आप बोलते हो वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में सारे या तो क्रेस्ट बना रहे होंगे या ट्रफ बना रहे होंगे, या क्रेस्ट बना रहे होंगे या ट्रफ बना रहे होंगे। तो ये तो हो गया आपका वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। किस तरह से निकल रही हैं वेव्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में। और वेव फ्रंट कैसे हैं, जिसमें सारे सेम फेज में हैं, ओके। अब आपको बात करनी है सेकेंडरी वेवलेट कौन से होते हैं। सेकेंडरी वेवलेट का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं तो इसमें सारे एटम वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से। तो मान लिया ये आपका क्रेस्ट है, तो इसमें ऊपर की तरफ है, सेम फेज में है। ये भी सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और अपने अंदर से रेज निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से सोर्स का काम करेगा। ये पॉइंट है, सब पॉइंट करते हैं, दूर दूर इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसके जस्ट नेबर वाला भी करेगा, इसके जस्ट नेबर वाला, सारे के सारे जो इस वेव फ्रंट पे एटम्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं वेव को या लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, वो भी सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, एक सोर्स का काम करते हैं और उनसे वेव्स निकलती हैं। अब देखिए, अगर मीडियम आपका आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस है, तो जो लाइट की वेलोसिटी है वो हर डायरेक्शन में सेम होगी। समझ रहे हैं आप। आपको आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मीडियम का मतलब पता है कि अगर मीडियम जो ईथर मीडियम है वो तो एक जैसा है हर जगह से, लेकिन अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में भी ऐसा ना हो कि किसी डायरेक्शन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, किसी डायरेक्शन में कम कॉन्सेंट्रेशन है। आपने कोई सॉल्यूशन बना रखा है, दैट मीन्स कि एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है हर जगह मॉलिक्यूल्स की, तो वो आपका होमोजीनियस मीडियम बन गया है। आइसोट्रॉपिक यानी हर जगह हर डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आपने ये लिक्विड ले लिया तो हर डायरेक्शन में वो सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरह का आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस अगर मीडियम है और उसमें लाइट ट्रेवल कर रही है तो आपकी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे और हर वेव फ्रंट के पॉइंट आपके सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे और सेकेंडरी सोर्स के आगे अपने अंदर से लाइट निकालेगी। तो अगर हमें दूसरा वेव फ्रंट चाहिए होता है तो मान लिया लाइट की स्पीड इस मीडियम में, इस पर्टिकुलर मीडियम जिसमें ये चल रही है, मान लिया v है। अगर आपको पता है वैक्यूम है तो c होती है लाइट की स्पीड, और अगर कोई मीडियम है तो स्पीड चेंज हो जाती है। तो अगर इसकी वेलोसिटी v है, जब हाइगन ने ये प्रिंसिपल दिया था तब तक उन्हें स्पीड ऑफ लाइट नहीं पता थी, तो ये बाद में डिस्कवर हुई थी। तो ये जो अगर आप स्पीड v है, अगर हम t टाइम बाद देखें कि हमारे वेव फ्रंट की पोजीशन क्या होगी, तो आप खुद ही देखिए v वेलोसिटी चलने और t टाइम चलने में ये जो सोर्स है सेकेंडरी सोर्स कितनी लाइट आगे कर देगा, इतनी। तो इसकी रेडियस, इस पर्टिकुलर सर्किल की रेडियस कितनी हो गई, v इंटू टी हो गई है, और इसकी रेडियस v इंटू टी, क्योंकि आपका जो मीडियम है वो आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस है। एन आइसोट्रॉपिक होता मीडियम, तब उस कंडीशन में हर डायरेक्शन में अलग स्पीड होती लाइट की। समझ रहे हैं ना मेरी बात। इस डायरेक्शन में स्पीड अलग होती क्योंकि मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता ना, कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाती, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाती। अभी हम सिर्फ इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो अगर इस वेव फ्रंट की बात करें तो ये सारे के सारे
ऐसे सर्कल सेकेंडरी वेवलेट को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आपके ये सर्कल बनाती हैं। इन सर्कल सभी सर्कल की जो रेडियस है वो v इंटू टी के इक्वल होगी। और अगर हम इन सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये आपका एक और नया वेव फ्रंट देगी टी टाइम बाद, ठीक है तो ये आपका वेव फ्रंट है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हुआ। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट का नाम होगा, अगर आपने यहाँ से लिया इस सेकेंडरी वेव फ्रंट के पॉइंट्स लिए, इनसे सेकेंडरी सोर्स लिया तो ये भी आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट ही हुआ। तो ये आपके वेव फ्रंट हुए जो आगे चलते चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? देखिए ये मैंने सोर्स ऑफ लाइट लिया है, ये क्रिस्ट को बता रहा है, ये ट्रफ को बता रहा है, ठीक है। ये सेम फेज में है सब, ट्रफ पे सारे के सारे सेम फेज पे हैं, ये क्रिस्ट पे सब सेम फेज में है। तो ये सारे वेव फ्रंट हुए जिसमें सारे मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम सेम फेज में है, ठीक है। और इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो मीडियम के ईथर मीडियम के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उस टाइम ऐसे ही माना जाता था कि ईथर मीडियम हैं, तो वो जो हैं वो सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहे हैं। और जैसे ही लाइट उनके ऊपर पड़ती है, एनर्जी शिफ्ट करती हैं, तो वो भी सोर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और अपने अंदर से लाइट एमिट करना शुरू कर देते हैं। समझ लीजिए, ठीक है। तो लाइट इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है और अगला वेव फ्रंट आप इनकी टेंजेंट से निकालते हैं। और अब लाइट की स्पीड डायरेक्शन किस में होगी, रे की डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए हमें इस वेव फ्रंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये नॉर्मल ड्रॉ की, नॉर्मल आपको पता है ना क्या होता है, इस पे 90 डिग्री, इसके टेंजेंट पे 90 डिग्री। तो ये आपको बताएगी कि लाइट किस डायरेक्शन में आगे ट्रेवल करेगी। तो इस तरह से हमने पूरे वेव फ्रंट पे, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ध्यान रहे, ठीक है, ये सर्कुलर नहीं है, ये स्फेरिकल है और इसमें इस तरीके से डायरेक्शन में लाइट आगे चलती चली जा रही है, ट्रेवल कर रही है। अब हम बात करते हैं पीछे वाले सर्किल के बारे में। तो इसके लिए हाइगन के पास कोई भी सेटिस्फैक्टरीली आंसर नहीं था कि लाइट पीछे की तरफ भी ट्रेवल करेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो उन्होंने उसका आंसर ये कह के छोड़ दिया था कि लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यानी आगे बढ़ी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो सेकेंडरी वेवलेंथ है वो हर डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी में लाइट को एमिट नहीं करते हैं। ये पीछे की डायरेक्शन में कम इंटेंसिटी की लाइट धीरे धीरे करके वो कैंसिल होती चली जाती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी को एमिट करते हैं। लेकिन इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी बाद में किरचॉफ ने दी थी, मैथमेटिकली प्रूव किया कि जो ये सेकेंडरी वेवलेट है, इससे जो लाइट का एमिशन हो रहा है, इसमें ये जो है वो हाफ इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, इस ऑब्लिगिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। डिफ्रैक्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टर्म के बारे में पूरा डिस्कशन है। तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वेवलेट है वो उसकी इंटेंसिटी इस ऑब्लिगिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें जो थीटा है वो कौन सा एंगल है, इस नॉर्मल के साथ कोई भी डायरेक्शन का एंगल है थीटा। तो आप देखिए कि नॉर्मल के साथ थीटा 0 रहेगा और थीटा जब 0 रहता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में है लाइट की, नॉर्मल की डायरेक्शन में। अगर आप नॉर्मल से थोड़ा भी डेविएट होते चले जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तब उस कंडीशन में थीटा आपका हो जाएगा 180 और 180 होते ही इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। और उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो हो जाएगी 0। तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी 0 होती है, लाइट बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो ये हाइगन्स का सेकेंडरी वेवलेट और वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है। उसके बेस पे उन्होंने बताया था कि किस तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करती है लाइट, क्योंकि ये बेसिक 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं मतलब मेनली 3 हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना जरूरी था, ये क्योंकि पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी लाइट के बारे में। और साथ में उन्होंने डबल रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया था। तो पहले हम रिफ्लेक्शन को शो करते हैं सेकेंडरी वेवलेट से, उसके बाद रिफ्रैक्शन को शो करेंगे और फिर डबल रिफ्रैक्शन को। देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं
कि मान लिया कोई सोर्स ऑफ लाइट है, उससे जब हमने बताया कि स्फेयर की फॉर्म में लाइट एमिट हो रही है और ये एक ही फेज में जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आपने वेव फ्रंट का नाम दिया। तो इसमें आपने कहा ये क्रिस्ट बने हुए हैं, तो वहाँ पे बना दिया आपने एक वेव फ्रंट, ट्रफ वाला एक वेव फ्रंट, फिर क्रिस्ट वाला। तो आप ये देखिए, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है वो अगर बहुत दूर है, तब आपकी स्फेयर कितने बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना। सोर्स ऑफ लाइट तो ये है आपका, तो इतने बड़े बड़े स्फेयर हो जाएंगे। तो जब तक ये यहाँ पे पहुंचेंगे इस ऑब्जेक्ट पे, तब तक तो ये एज ए प्लेन वेव की तरह बिहेव करेंगे, उसका स्फेरिकल कैरेक्टर लॉस हो जाएगा तब तक, वहां तक आते आते। ये आपका एक मिरर है, इस मिरर के ऊपर इस ऑब्जेक्ट से, इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पड़ रही है और हमें रिफ्लेक्शन देखना है। तब देखिए आप कि यहाँ तक आते आते इसका स्फेरिकल बिहेवियर नहीं रहेगा, ये एक प्लेन वेव की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट जिस ऑब्जेक्ट से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बहुत दूर है, तब आप प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं, और अगर पास में है तो आप स्फेरिकल वेव फ्रंट ही लेंगे। तो दोनों ही एग्जाम्पल हम करेंगे, स्फेरिकल वाला हम भले ही नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब हम प्रूव करेंगे कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हाइगन्स के वेव थ्योरी से, ठीक है ना। हाइगन ने जो अपनी वेव फ्रंट और वेवलेट की जो थ्योरी दी है उससे हम प्रूव करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो सोर्स ऑफ लाइट है, मान लिया यहाँ पर है, और इससे क्या लाइट एमिट हो रही है, कैसे वेव फ्रंट बन रहे हैं, ये आपके ट्रफ हैं, ये क्रेस्ट हैं, ये सेम फेज में है सब, ये चल रहे हैं, ठीक है। और इसके हर पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट कौन से हैं, ईथर मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करते हैं। अब इसके जब ये दूर चले गए तो प्लेन वेव बन चुके हैं, अब आपने प्लेन वेव मान लिया। तो यहाँ पे अगर आपने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, कोई पाथ में इसके डिस्टर्बेंस पाथ में एक ऑब्स्टेकल लगा दिया है जिससे कि लाइट उधर ना जा पाए, और यहाँ पे स्क्रीन है, तो तब अकॉर्डिंग टू हाइगन ये वाला वेव फ्रंट जो है, इतना पोर्शन वेव फ्रंट का, ये बाउंड हो गया है, ये इधर क्रॉस नहीं कर सकता है, इसीलिए ये वाले जो मीडियम के पार्टिकल हैं ये सेकेंडरी एमिशन नहीं करेंगे। केवल अगर आप इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं तो ये ही सेकेंडरी एमिशन करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो लाइट होगी, और आपको ये भी पता है कि लाइट की डायरेक्शन क्या बोली थी उन्होंने, इसके ऊपर जो नॉर्मल होती है उसमें, तो नॉर्मल कैसे होगी, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो नॉर्मल है यहाँ, और यहाँ से जो नॉर्मल है यहाँ, इन दोनों से, या आप ये मान के चलिए कि सेंटर से आप ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है, तभी तो नॉर्मल आएगी ना इस सरफेस पे। तो उससे जो लाइट जाएगी, बाकी इस वाले पोर्शन से लाइट नहीं जाएगी, यहाँ से ये इस तरह से जाएगी और इस बी पोर्शन से इस तरह से जाएगी। तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल शेडो मिलेगा और यहाँ पे सारे में लाइट मिलेगी, यानी कि लाइट का जो जितना वेव फ्रंट कट गया है इस ऑब्स्टेकल के आने की वजह से, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेडो मिलेगी। हाइगन्स ने ये थ्योरी प्रपोज की कि लाइट रेक्टिलिनियर मोशन में प्रोपेगेट होती है। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये थ्योरी हालांकि गलत है, क्योंकि अब आप जानते हो कि लाइट में डिफ्रैक्शन होता है। लाइट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो भी हाइगन्स के वेवफ्रंट वाले मॉडल से प्रूव किया जा सकता है। फ्रेजनल ने उसको प्रूव किया था। उन्होंने इस थ्योरी में एक चीज़ और ऐड की थी कि जो ये सेकेंडरी वेवलेट होते हैं, ये जैसे एमिट होना शुरू हुआ ना, और इधर से भी, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर करने से यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में भी कुछ लाइट आ जाती है और आपको कुछ इंटेंसिटी वहाँ पे मिलती है। जब आप डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इस प्रिंसिपल को हाइगन फ्रेजनल प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर आप खाली हाइगन की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने ज्योमेट्रिकल शेडो का ये रीज़न दिया था कि यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगी, लेकिन फ्रेजनल ने डिफ्रैक्शन को जब सर्च किया और वेव थ्योरी पे, क्योंकि हाइगन की थ्योरी वेव थ्योरी थी, उसके बेस पे उन्होंने प्रूव किया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइट नहीं आएगी, क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम बिल्कुल शेडो डार्कनेस नहीं मिलती है, कुछ लाइट यहाँ पे भी मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइगन का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के लिए थ्योरी। अब सेकंड है रिफ्लेक्शन को कैसे हाइगन्स ने बताया।
देखिए मान लिया कोई लाइट आ रही है, लाइट सोर्स आपका बहुत दूर है और ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका नाम हमने एस प्राइम रख दिया, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर, तो आप मिरर के ऐसे बना देते हैं ना। तो यहाँ पे अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो इससे लाइट ऐसे चल रही है, ठीक है, और यहाँ तक आते आते प्लेन आज हो जाएगी, ये प्लेन हो गई। तो प्लेन होने से जब ये वाला जो सेम फेज में है ना, ये जो एक साथ पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, ये वाला भी और ये वाला पॉइंट भी, तो जब रिफ्लेक्ट होंगे तो ये वाला पॉइंट भी उसी टाइम रिफ्लेक्ट होगा, ये पॉइंट भी उसी टाइम रिफ्लेक्ट होगा। और जो लाइट की जो नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से रिफ्लेक्ट होके नॉर्मली ऊपर की तरफ चली जाती है, अगर सोर्स आपका डिस्टिंक्ट सोर्स है, यानी बहुत दूर है सरफेस के साथ। और अगर सोर्स सरफेस के बहुत पास है, तब उससे जो स्फेरिकल वेव फ्रंट आएंगे वो उसके पास कैसे पहुंचेंगे, इस तरह से पहुंचेंगे। तो इसके लिए तो अलग थ्योरी है, ठीक है। इस थ्योरी को भी, इस वाले एक्सपेरिमेंट को भी हम प्रूव करेंगे कि फिर कैसा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, मतलब वेव फ्रंट। ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट तो आपका स्फेरिकल टाइप हो गया, और रिफ्लेक्टिव क्या होगा, वो इस तरह का होगा। वो क्यों होगा इसको हम अभी प्रूव करेंगे। अभी हम ऑब्लिक इंसिडेंट जो कि हम जानते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन का लॉ भी बताता है, के लिए और प्लेन वेव फ्रंट के लिए डेरिवेशन करते हैं। देखिए मान लिया एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एस प्राइम, और यहाँ पे बहुत दूर कोई सोर्स है, इससे जब यहाँ पे बहुत दूर कोई सोर्स है और इससे लाइट आ रही है, तो यहाँ तक आते आते प्लेन वेव फ्रंट होगा, और साथ में ये ऑब्लिक इंसिडेंट कर रही है, ये वेव फ्रंट है, ठीक है। इस वेव फ्रंट का नाम रखा हमने ए बी, जिसका ए पार्ट पहले टच हो गया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और बी अभी टच नहीं हुआ है, बी को अभी टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो यहाँ से क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट हो जाएंगे एमिशन, और ऐसे ये आपके सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट कर दिया और वेव फ्रंट बनने शुरू हो गए। लेकिन अभी क्या होगा, और पॉइंट है वो भी धीरे धीरे इंसिडेंट होंगे, उनसे भी शुरू हो गया। जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो ये तो जस्ट यहाँ पे रीच करेगा, लेकिन ये क्या है, आगे तक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमने कहा कि मान लिया बी से इस पॉइंट तक, इसे हम बी प्राइम मान लेते हैं, बी से बी प्राइम तक पहुंचने में मान लिया लाइट को टी टाइम लगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी v है, ये मीडियम 1 है, और ये तो आपका रिफ्लेक्टिंग मीडियम ही है, क्योंकि ये डेंस मीडियम और रेयर मीडियम की बात नहीं हो रही है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। अगर मिरर यहाँ ना होता तो ये तो सीधे चला जाता, ऐसे हो जाता, बात समझ रहे हैं। ये आपका वेव फ्रंट ऐसे चला जाता, ये वाली जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करता, और ये डी पॉइंट मान लिया, तो ये आपका वेव फ्रंट ऐसे हो जाता है इसके पैरेलल। लेकिन क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये इधर चला गया। अब इधर क्या चला गया कि मान लिया टी टाइम में बी से बी प्राइम तक पहुंचा, ठीक है, ये वेव फ्रंट। तो यहाँ से हमने टी टाइम में एक आर्क ड्रॉ की ऐसे, और इससे इसको मिलाया। तो ये वाली डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट लगे, लेकिन आपको समझाने के लिए एंगल जरूरी था थोड़ा सा बनाना। तो देखिए ये तो मैंने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए थे, तो ये ए से यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस बी डैश इज इक्वल टू ए, हमने इसे ए डैश मान लिया, ए डैश इसके इक्वल होगी, और जो कि किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम के, और इसको हमने इससे मिला दिया। तो ये वाला वेव फ्रंट आपका मिलेगा ए प्राइम बी प्राइम, आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। लेकिन हमें क्या पता ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, इसको भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट की क्या खास बात है कि जो उसकी टेंजेंट और नॉर्मल, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ, ये आपका वेव फ्रंट है, और ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, ये 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स कि जो आपकी लाइट रे आ रही है, ये और ये तो टेंजेंट हुई, और ये आने वाली डायरेक्शन हुई, इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया आई, और रिफ्लेक्टेड एंगल ये नहीं होने का, यहाँ तक ये वाला एंगल होगा, ये ध्यान रखना, ये आपका आर।
अब हमें क्या करना है कि ये वाला वेव फ्रंट ए प्राइम बी प्राइम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, इसको प्रूव करना है। उसके लिए आपने क्या किया, आपने कहा कि बीच में भी तो कहीं रेज होगी, तो एक रे मान लिया एम से स्टार्ट हुई है, वो धीरे धीरे जाके अगर ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट ना होता तो यहाँ पे आती एम प्राइम, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ये सरफेस है तो यहाँ पी पे टकराई और इधर की साइड चल दी। तो हमें ये प्रूव करना है कि एम पी इज इक्वल टू पी एम प्राइम के इक्वल है। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो हम ये बता सकते हैं कि ए प्राइम बी प्राइम आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तो हम इस ट्राइंगल में देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी बी प्राइम एंड ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी प्राइम, ए डी बी प्राइम। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, ये आपको पता है ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये आपकी क्या है, टेंजेंट है और ये नॉर्मल है वेव फ्रंट के ऊपर, तो ये 90 डिग्री है। ये वाली डिस्टेंस इज इक्वल टू इस डिस्टेंस के इक्वल है, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना होता तब उस कंडीशन में ए से डी तक आती वेव, जितनी देर में बी से बी प्राइम तक आई है, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। और ये जो ए बी प्राइम है ये इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। क्यों, तीनों कंडीशन आपको पता है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल कौन सा है, ये अंदर वाला जो एंगल है, ये वाला नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है बी है आपका, तो एंगल ए बी प्राइम इज इक्वल टू एंगल ए बी प्राइम डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल ए बी प्राइम बी, ए बी प्राइम बी इज इक्वल टू होगा एंगल ए बी प्राइम डी के। तो ये वाले एंगल हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ठीक है। और हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसके ऊपर और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसके ऊपर, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए। कौन सा वाला एंगल, इन ट्राइंगल पी एम प्राइम बी प्राइम एंड ट्राइंगल पी बी प्राइम एम प्राइम। इन दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि ये कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है, और साथ में ये 90 डिग्री है क्योंकि ये हमने लिया है, इस लाइन को हम सीधे लेके आए हैं, इस वेव फ्रंट से टच कराया है, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री में है। क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर इस वेव फ्रंट पे टच हुई है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब पी एम प्राइम इज इक्वल टू पी एम के इक्वल होगी। इसे एम प्राइम ले लीजिए और इसको सी ले लीजिए आप, ठीक है। तो इसीलिए ट्राइंगल पी सी बी प्राइम ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर दिया है कि ये इसके इक्वल है, तो आपको ये पता चल गया है कि ए बी प्राइम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अगर हमें रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूव करना है तो उसमें आपको पता ही है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर देंगे। तो इसमें आप देखिए एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। इसमें मान लिया दो लाइन हैं, वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। और इस लाइन की मान लिया नॉर्मल ये है और इस लाइन की नॉर्मल ये है, समझ रहे ना आप। ये वाली लाइन जो है, इस लाइन की नॉर्मल n है, इसे आपने n1 नाम दिया और लाइन ये हो गई आपकी L1, और ये लाइन आपकी L2 है, इसकी जो नॉर्मल है वो N2 है, यानी इससे 90 डिग्री का एंगल बनानी है। ये चीज़ तो समझते हैं आप। तो इस लाइन की अगर ये लाइन, ये दो लाइन है ना आपके पास, ये वाली लाइन और ये लाइन, तो ये लाइन अगर इसकी नॉर्मल दूसरी इसके साथ मान लिया कोई एंगल x बना रही है, तब दूसरी वाली लाइन की नॉर्मल भी इसके साथ x एंगल बनाएगी। ये प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने यहाँ पे लगाया, देखिए ये वाला जो लाइन है इसकी नॉर्मल है ये वेव फ्रंट वाली, और जो दूसरी लाइन ये वाली है इसकी नॉर्मल ये है, तो इसके बीच में एंगल I है इंसिडेंट एंगल,
ठीक है। अब ये नॉर्मल है, ये लाइन है, तो यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, आई होगा। कौन सा एंगल, बी ए बी प्राइम, कौन सा, बी ए बी प्राइम, ये एंगल होगा आई। और हमने ये प्रूव किया है। और देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल आर के इक्वल। और हमें पता है ये वाला ट्राइंगल बी ए बी प्राइम और ए प्राइम बी प्राइम, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। और हमने ये प्रूव भी कर दिया है कि एंगल आई है, और यहाँ से हमने दिखा दिया है कि ये एंगल आर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर दिया। तो हाइगन्स ने अपनी वेव थ्योरी और सेकेंडरी वेवलेट और वेव फ्रंट के बेस पर ये प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेव नेचर ऑफ लाइट से हम प्रूव कर सकते हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि हमें अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी देखना है, और साथ में अगर हम किसी सरफेस पे पास से किसी सोर्स से इंसिडेंट कराते हैं तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा, तो उसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा उस चीज़ को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना रखते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।